इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व जो है किन्हें कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, आप बता सकते हैं इसके बारे में कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें जो हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें आपको पता होना चाहिए ये पहला ग्रुप, इसके अलावा ध्यान दीजिए ये दूसरा ग्रुप, इसी प्रकार यहाँ पर ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा, चौथा ग्रुप, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इसके बाद नौवां, 10वां और 11वां, और ये ग्रुप नंबर 12। इसके बाद ध्यान दीजिए ग्रुप नंबर 13 से लेके ये यहाँ पर होते हैं ग्रुप नंबर 18 तक। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला और दूसरा ग्रुप है यानी कि ये वाला, ये होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा, ये होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इसके अलावा ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो तत्व होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और इसके बारे में आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है पहले ही पी ब्लॉक तत्व के बारे में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा, यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी तत्व हैं वो सभी कौन से तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार लिखा गया है। अगर यहाँ पर हम लोग इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार लिखें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे 3rd ए, इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा 4th ए, इसके बाद 5th ए, और इसके बाद यहाँ पर ये है 6th ए, और इसके बाद 7th ए, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये तीनों ग्रुप जो दिए गए हैं 8, 9 और इसके अलावा 10, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे ग्रुप नंबर 8। इस प्रकार से आप बता सकते हैं ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 8। इसके बाद यहाँ पर ये है 1st बी, और इसके बाद ये हो जाएगा 2nd बी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये लिखा गया ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार है, और यहाँ पर जो ग्रुप 3, ग्रुप 4 लिखा गया था ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप 3 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा Hc, इससे हम लोग बोलते हैं स्कैंडियम। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा टाइटेनियम, इसके बाद वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसके अलावा कोबाल्ट, निकेल, इसके अलावा यहाँ पर कॉपर, जिंक। इस प्रकार ये इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर रखा गया है इट्रियम, इसके अलावा इसमें है यहाँ पर जर्कोनियम यानी कि Zr, इसके बाद यहाँ पर है न्यूबियम यानी कि Nb, इसके बाद मॉलिब्डेनम, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए टेक्नीशियम, इसके बाद है यहाँ पर रूथियम यानी कि Ru, इसके बाद है रहोडियम, ये हो जाएगा, इसके बाद है पैलेडियम, और इसके बाद सिल्वर यानी कि Ag, और इसके बाद कैडमियम यानी कि Cd। इस प्रकार से इसके अलावा ध्यान दीजिए लैंथम यानी कि La, इसके अलावा है हैफनियम यानी कि Hf, इसके अलावा टेंटुलम, इसके अलावा यहाँ पर टंगस्टन, रहेनियम, ये हो जाएगा, इसके अलावा ऑस्मियम, इसके अलावा इरिडियम, और यहाँ पर हो जाएगा प्लैटिनम यानी कि Pt, इसके अलावा गोल्ड Au, इसके अलावा मरकरी यानी कि Hg, इसके बाद यहाँ पर एक्टिनियम, इसके अलावा यहाँ पर रदरफोर्डियम यानी कि Rf। इस प्रकार इस श्रेणी के जितने भी तत्व हैं ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इनमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद ध्यान दीजिए डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व जो है वो क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज का मतलब इसकी बात हो रही है, ये जो होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि यहाँ पर ये ग्रुप दिए गए हैं आपके और ये यहाँ पर आवर्त दिए गए हैं। तो आवर्त यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 7 आवर्त दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये तत्व हैं ये क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एक आवर्त में, यानी कि जो ये पहला आवर्त है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये इसका, तो एक आवर्त में आने वाले सभी डी ब्लॉक के तत्व जो है एक साथ अध्ययन किए जाते हैं। याद रखिएगा एक आवर्त में आने वाले सभी तत्वों का जो है एक साथ अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान दीजिए ये इसकी यहाँ पर जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे बोला जाता है यहाँ पर 3D श्रेणी। याद रखिएगा इससे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 3D श्रेणी। तो ये हो जाएगी यहाँ पर 3D श्रेणी। इसके बाद ध्यान दीजिए इससे बोला जाएगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर 4D श्रेणी। याद रखिएगा ये यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4D श्रेणी। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे आप बोलेंगे 5D श्रेणी। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर 6D श्रेणी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, इसके अलावा ये हो जाएगी 6D श्रेणी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब यहाँ पर अगर इसके हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बस आपको इसका याद रखना है। इसके अलावा बाकी आप इसी की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे कि स्कैंडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 21। याद रखिएगा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। अब इसके बाद जो है जितने भी तत्व हैं इसी क्रम में लिखना। जैसे इसका 21 हो गया तो फिर इसका हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इस प्रकार जो है आप इन सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं और एक का याद करना है आपको, बाकी उसी की सहायता से लिख देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ तक हो गया, अब इसका लिखना है। तो जो यहाँ पर था इसमें आपको यहाँ पर 18 ऐड करना है, यानी कि इसमें आप +18 कर दीजिए। तो जब आप इसमें +18 कर देंगे तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर अब हो जाएगा 39, यानी कि 21 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब इसका पता हो गया। अब बाकी इसी क्रम में, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब ये 39 हो गया। तो अब इसका हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इतना होने के बाद जब यहाँ पर हम लोग फिर इसमें 18 ऐड कर देंगे, यानी कि +18, तो यहाँ पर इसका 39 था, इसमें 18 ऐड किया जाएगा तो अब इसका कितना हो जाएगा 57। अब 57 के बाद इसमें याद रखना है आपको, 57 के बाद जो है 58 से लेकर, याद रखिएगा 58 से लेकर 71 तक के जो भी तत्व हैं उनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा एफ ब्लॉक के तत्व, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर 58 से लेके 71 के बीच के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, और उसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। याद रखिएगा इससे बोला जाता है लैंथेनाइड श्रेणी। इस प्रकार से याद रखिएगा आप इसे बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 58 से 71 तक, तो अब 71 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 72। तो इस प्रकार अब यहाँ पर हो गया 72, इसके बाद हो जाएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यहाँ पर हो जाएगा 80। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 6D श्रेणी, इसमें एक्टिनियम, इसका होता है 89 यानी कि 89। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका तो होता है 89, लेकिन इसके बाद जो है 90 से लेकर 103, याद रखिएगा 90 से लेकर 103 के जो तत्व होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा 90 से लेकर 103 तक के जो भी तत्व होंगे वो होंगे एफ ब्लॉक के तत्व, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। याद रखिएगा इससे बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि 90 से लेकर 103 तक के जो भी तत्व हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। और इसके बाद ध्यान दीजिए 103 के बाद जो है यहाँ पर जो भी तत्व होंगे इसमें 104, 105, इसके बाद 106, 107, 8, इसके बाद 109,
110, 111 और 112। तो इस प्रकार जो है आप इन तत्वों के यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है लिख सकते हैं और आसानी से यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करेंगे तो इन्हें जो है एस ब्लॉक, इसके अलावा पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर इन तत्वों को जो है एस ब्लॉक, इसके अलावा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया है, इसलिए इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है, मध्य में रखने के कारण ही इन्हें बोला जाता है संक्रमण तत्व। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि इन्हें हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और ये तत्व जो है एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। तो इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले याद रखिएगा आप कि इनके गलनांक एस और पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका गलनांक जो होता है वो एस और पी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनसे अधिक होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है एस और पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये एस और पी ब्लॉक की धातुओं से जो है अधिक कठोर होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इनमें जो है धात्विक चालकता उपस्थित होती है, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें धात्विक चालकता भी उपस्थित होती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है रंगीन लवण बनाते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये रंगीन लवण बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है संकर आयन बनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये संकर आयन बनाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुणों को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये अनुचुंबकीय और इसके अलावा उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुणों को जो है प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा अगर इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो NH1 या फिर NH2 होता है। तो याद रखिएगा बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH1 या फिर इसकी जगह पर NH2 होता है, और उसके पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-1 H2। इसके अलावा होता है N-1 P6 और इसके अलावा N-1 यहाँ पर लिखेंगे आप D1 से 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। ध्यान दीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्कैंडियम, और इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, इसके बाद होगा 3s2, 3p6, 3d1, इसके अलावा 4s2, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ पर इसका बाह्य कोश है, तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसके अनुसार जैसे आपको बताया गया था NH2, तो ये हो गया, और इसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ। तो अब इसके अनुसार ध्यान दीजिए पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया था N-1, तो N-1 का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार ध्यान दीजिए ये NH2, तो N का मतलब यहाँ पर कितना दिया गया आपको 4 दिया गया है। तो अगर हम लोग N-1 करेंगे यानी कि 4-1, तो 4-1 करने पर कितना आएगा 3, इसके बाद हो जाएगा S2, इतना हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर N-1 H2 होता है, तो N का मतलब 4 है, तो 4 - 1 करेंगे H2, तो ये हो जाएगा 3H2। इसी प्रकार ध्यान दीजिए N-1 P6, N का मतलब 4, 4 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3P6, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर N-1 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर D, यहाँ पर था 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ पर कितना है 1। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये यहाँ पर जो आया है उसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया था, ये पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये यहाँ पर इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पिछले कोश का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से होगा, पिछला कोश जो होगा इस प्रकार से यहाँ पर इसका बनेगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
किया जा सकता है। संक्रमण तत्वों के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बारे में याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बनाने की विधि, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्रोमाइट अयस्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि इससे जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को जो है पीस कर उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना मिलाकर जो है मिश्रण को वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। इसके बाद भर्जित द्रव्य में जल मिलाकर जो है मिश्रण को फिल्टर करने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है और अविलेय फेरिक ऑक्साइड जो है वो शेष रह जाता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको समीकरण लिखने के लिए आपको ये थ्योरी जो है यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगर थ्योरी याद रहेगी तो आपको यहाँ पर समीकरण लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया था क्रोमाइट अयस्क। तो क्रोमाइट अयस्क के लिए ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है FeCr2O4। इससे हम लोग बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क। तो ये यहाँ पर हो गया क्रोमाइट अयस्क। इसके बाद बताया गया पीस कर उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है Na2CO3। तो ये हो जाएगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना जो है मिलाकर मिश्रण को वायु की उपस्थिति में, यानी कि जो मिश्रण है यहाँ पर इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में, यानी कि O2, इसकी उपस्थिति में जो है यहाँ पर इसे परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। इसके बाद जो है भर्जित द्रव्य में जल मिलाकर जो है मिश्रण को फिल्टर करने पर जो है सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिल्टर करने पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्रोमेट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसे हम लोग फिल्टर करेंगे तो इसमें प्राप्त होगा सोडियम क्रोमेट, यानी कि सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इससे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, ये प्राप्त होगा। इसके अलावा इसमें जो है अविलेय फेरिक ऑक्साइड शेष रह जाता है, अविलेय फेरिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस Fe2O3 और इसके अलावा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका समीकरण लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अब आप इस समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर Fe2 दिए गए हैं, यहाँ पर 1 है, तो इससे बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ पर हो गए, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए क्रोमियम Cr, 4 दूनी 8 हो गए और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना दिया गया 1, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 8 से गुणा कर दीजिए, तो Cr इधर भी 8 हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए सोडियम यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गए और यहाँ पर 2 दिए गए, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, इस प्रकार से। इसके अलावा कार्बन ध्यान दीजिए इधर कितने हो गए 8, यहाँ पर कितना दिया गया 1, तो यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दीजिए तो कार्बन भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे 8। तो अब आप इसमें आप चेक कर सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ के संतुलित हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये समीकरण लिखना है। यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपका क्रोमाइट, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें क्रोमाइट, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, इसे बोला जाता है सोडियम क्रोमेट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आगे, अब इसमें बताया गया है कि प्राप्त सोडियम क्रोमेट, यानी कि जो सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ है उसमें जो है सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, जिससे सोडियम क्रोमेट जो है सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए सोडियम क्रोमेट जो प्राप्त हुआ है यानी कि Na2CrO4, तो ये हो गया सोडियम क्रोमेट। इसमें आपको मिलाना है सांद्र H2SO4 यानी कि प्लस H2SO4।
जब यहाँ पर H2SO4 मिलाते हैं तो जो सोडियम क्रोमेट होता है वो सोडियम डाई क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अब बन जाएगा Na2Cr2O7। तो यहाँ पर जो सोडियम क्रोमेट था ये सोडियम डाई क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है सोडियम सल्फेट यानी कि NO2SO4 और इसके अलावा प्लस H2O ये यहाँ पर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। सोडियम क्रोमेट ये यहाँ पर जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम डाई क्रोमेट। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है सोडियम डाई क्रोमेट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सोडियम डाई क्रोमेट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर लिखा गया आगे कि सोडियम डाई क्रोमेट के गर्म सांद्र विलयन में, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये सोडियम डाई क्रोमेट प्राप्त हुआ था उसी के बारे में आगे बताया गया कि सोडियम डाई क्रोमेट के गर्म सांद्र विलयन में जो है पोटेशियम क्लोराइड का गर्म सांद्र विलयन मिलाते हैं, जिससे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है और उससे अलग कर देते हैं। फिर सांद्र विलयन को ठंडा करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल बनते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट जो कि बना था यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Na2Cr2O7, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा था विलयन में जो है पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाना है यानी कि KCl। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो जब इसमें हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का गर्म सांद्र विलयन मिलाते हैं जिससे यहाँ पर NaCl जो है अवक्षेपित हो जाता है और उससे अलग कर देते हैं, उसके बाद जो है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा जो है यहाँ पर NaCl ये अवक्षेपित हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इससे आप संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर K2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी K2 हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl भी 2 हो गए, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, तो Cl भी 2 हो गए। सोडियम यहाँ पर 2 और यहाँ पर पहले से सोडियम 2 है तो ये भी संतुलित हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए इसे भी अगर आप संतुलित करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये H2 और ये हो गया SO4। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Na2, यहाँ पर Na2 मिलके हो गया 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 दिए गए हैं तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार ये समीकरण भी पूरा संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखिएगा इससे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर क्रोमाइट एस्क से जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसके भौतिक गुण, तो याद रखिएगा इसका जलीय विलयन जो है वो नारंगी लाल होता है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो जलीय विलयन होता है वो नारंगी लाल होता है। इसके अलावा यह ठंडे जल में कम विलेय परंतु गर्म जल में अधिक विलेय होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ठंडे जल में जो है कम घुलनशील होता है, लेकिन जो गर्म जल होता है उसमें अधिक घुलनशील होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए इसके रासायनिक गुण, तो सबसे पहले उष्मा का प्रभाव, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसे गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये गर्म करने पर जो है अपघटित होकर पोटेशियम क्रोमेट व क्रोमिक ऑक्साइड देता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसका समीकरण लिखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 ये हो जाएगा। जब इससे यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये अपघटित होकर जो है पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट, इसके अलावा जो है क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये देता है। इसके अलावा इसमें जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार से अगर आप इस समीकरण को संतुलित करना चाहें तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर K2, यहाँ पर भी K2 है लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए Cr2 और यहाँ पर Cr दिया गया है केवल, और इसके अलावा यहाँ पर भी Cr2 दिया गया है। तो इसे बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सी आर अब कितने हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो 4 और 2 मिल के कितने हो जाएंगे, 6। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए इससे बराबर करने के लिए अब 2 यहाँ पर भी गुणा करिए, तो 2 दूनी 4 अब यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, टोटल 8। अब यहाँ पर 8 करने के लिए आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, सी आर यहाँ पर भी हो गए। इसके अलावा K2 दिया था, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 पोटेशियम भी हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 पोटेशियम हो जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं 4 सत्ती 28 ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 चौक 16 ये हो जाएंगे। इसके अलावा 2 तेई 6 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी कम है, तो इससे बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गए 12, और इसके अलावा 4 चौक 16 ये, तो 16 और 12 मिलकर 28 ऑक्सीजन इधर हो गए और 4 सत्ते 28 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को यहाँ पर संतुलित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए HCl से क्रिया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। तो ध्यान दीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, जब इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर HCl से कराएंगे तो HCl से कराने पर याद रखिएगा इसमें क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, इसके अलावा ध्यान दीजिए CrCl3 प्लस H2O, और इसके अलावा इसमें क्लोरीन गैस यानी कि Cl2। तो ये याद रखिएगा, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जो है HCl से कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर KCl है, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अगर इससे आप यहाँ पर संतुलित करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिए गए हैं 2 इस प्रकार से, और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन दिया गया है 1, लेकिन ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 7 से गुणा कर दीजिए, तो अब ऑक्सीजन तो 7 हो गए लेकिन हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 7 दूनी 14 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर करने के लिए इसमें 14 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो जब 14 से यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl कितने हो गए 14, और इधर ध्यान दीजिए Cl कितने दिए गए 3 ये 2 ये 5 और 1 ये दिया गया है 6। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले तो इसमें आप 2 से गुणा करिए क्योंकि K2 इधर दिया गया था, यहाँ पर K दिया था। तो अब यहाँ पर क्लोरीन हो गए 2 3 5 और 2 7, अभी भी कम है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आप गुणा कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पर अब हो जाएंगे 2 तेई 6, और इसके अलावा 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो अब ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 यानी कि 12 और 2 ये 14, यहाँ पर भी 14 Cl दिए गए। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए क्षार से क्रिया। तो इसके बारे में याद रखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके जलीय विलयन में जो है क्षार मिला देने पर यह पीला हो जाता है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया आपको यहाँ पर करानी है क्षार। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2Cr O4 और प्लस इसके अलावा H2O। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो कलर होता है वो होता है नारंगी। जब यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग क्षार से करा देते हैं तो इसका कलर जो हो जाता है वो पीला हो जाता है। याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट और इससे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसके जलीय विलयन में यहाँ पर हम लोग क्षार मिला देंगे, तो क्षार मिला देने पर इसका कलर जो होता है वो पीला हो जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और अगर इसे यहाँ पर हम लोग संतुलित करें तो संतुलित करने के लिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है K2, यहाँ पर भी दिया गया है K2, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये K दिया गया है और यहाँ पर हो गए 3, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो इधर हो गए 4 के, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार ये पूरा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। इसके बाद है AgNO3 से क्रिया। AgNO3 से बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, यानी कि जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो ध्यान दीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया करानी है आपको सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो बनता है सिल्वर डाइक्रोमेट यानी कि Ag2Cr2O7, इसे बोलते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट। इसके अलावा यहाँ पर बनेगा KNO3। इस प्रकार से अगर इसे हम लोग संतुलित करें तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर Ag2 है, यहाँ पर Ag बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। इसके अलावा NO3 ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 तेई 6 हो गए और यहाँ पर NO3 दिया गया है, इससे बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार।
तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 तिहाई 6 हो जाएंगे। इसके अलावा K2 और यहाँ पर भी अब K2 हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिख सकते हैं आप यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये बना है इसे बोलते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट, सिल्वर डाइक्रोमेट, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जब इससे कराते हैं तो इसमें बनता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। इसके अलावा H2O और इसके अलावा इसमें क्रोमिक एनहाइड्रॉक्साइड यानी कि आप बोल सकते हैं CrO3। इस प्रकार से इससे अगर यहाँ पर आपको संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया Cr और यहाँ पर Cr2, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, बस ये यहाँ पर जो है पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसमें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके ठंडे एवं सांद्र विलयन की क्रिया जो है वो ठंडे एवं सांद्र H2SO4 से कराने पर क्रोमिक एन हाइड्रॉक्साइड के लाल क्रिस्टल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है KMnO4, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आज हम लोग यहाँ पर इसके बनाने की विधि और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर पायरोलुसाइट यानी कि MnO2 जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखिएगा MnO2 इसे बोला जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर पायरोलुसाइट अयस्क। तो आप इसमें बता सकते हैं कि पायरोलुसाइट अयस्क से जो है पोटेशियम परमैंगनेट निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को पोटेशियम नाइट्रेट व जो है वायु की उपस्थिति में ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तेज गर्म करके जो है संगलित करने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है यानी कि MnO2 इससे जो है यहाँ पर ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है यहाँ पर हम लोग तेज गर्म करके इसे संगलित करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे आपको संकलन करना है, वो भी तेज गर्म करके। तो जब तेज गर्म करके यहाँ पर इसे संकलन किया जाएगा तो इसमें बनता है K2MnO3 और इसके अलावा इसमें बनता है H2O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो बना है K2MnO3 इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नाइट, याद रखिएगा इसे बोला जाता है पोटेशियम मैग्नाइट, ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नाइट। इसके अलावा इसके बारे में पहले ही बता दिया गया मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर आप बोल सकते हैं पायरोलुसाइट अयस्क। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पोटेशियम मैग्नाइट है यानी कि K2MnO3 इसे जो है यहाँ पर वायु यानी कि O2 इसके साथ जब क्रिया कराएंगे यानी कि इसके साथ जब हम लोग इससे यहाँ पर तेज गर्म करेंगे, तो जब इससे यहाँ पर हम लोग तेज गर्म करेंगे तो तेज गर्म करने पर इसमें बनता है पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4। ये यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, याद रखिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें पोटेशियम मैग्नेट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट और याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो समीकरण है अगर इसे आप संतुलित करना चाहें तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए अगर आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया K2 और यहाँ पर है K, तो पहले तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा यानी कि 2K हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए H2 भी हो गया, यहाँ पर भी H2 दिया गया था। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए 3 ये और 1 ये मिलकर इधर हो गया 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये इधर भी 4 हो गए। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर दिए गए 2 और 3 ये मिलकर यहाँ पर 5 ऑक्सीजन दिए गए हैं टोटल।
तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पर पहले 2 से गुणा करिए, तो 2 3 6 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ये 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर 8 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, 2 चौको 8। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड से ये प्राप्त हो गया है पोटेशियम मैग्नेट, जिसका कलर कैसा है, हरा रंग। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, पोटेशियम मैग्नेट के विलयन को जो है जल द्वारा तनु करके, यानी कि जो पोटेशियम मैग्नेट का विलयन है उसमें हम लोग जल मिलाकर उसे तनु कर देंगे। उसके बाद तनु करके जो विलयन प्राप्त होगा उसमें जो है CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे पोटेशियम परमैग्नेट बनता है और हरा रंग जो है वो गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4 ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। इसके विलयन में जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जल द्वारा जो है तनु करके इसमें जल मिलाना है, यानी कि H2O। तो जल द्वारा तनु करके इसमें जो हम लोग CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम परमैग्नेट बनता है। पोटेशियम परमैग्नेट यानी कि ध्यान दीजिए KMnO4, तो इसमें बन जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए K2CO3 प्लस इसमें बनेगा यहाँ पर MnO2 इंटू H2O, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये था पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जो है किस में परिवर्तित हो गया है, यहाँ पर पोटेशियम परमैग्नेट। यहाँ पर जो ये पोटेशियम मैग्नेट है इसमें ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पर इसका कलर जो था वो हरा था, और यहाँ पर जो ये बना है पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। और इसमें जो पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त हुआ है, अब इसका कलर जो होगा यहाँ पर बैंगनी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कलर कैसा, गुलाबी, और यहाँ पर क्या लिखा है, बैंगनी। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो हाइड्रेटेड MnO2 है ये यहाँ पर अवक्षेपित हो जाती है। इसके बाद आप बताएंगे इसमें कि विलयन को जो है अवक्षेपित हाइड्रेटेड MnO2 से पृथक करके यानी कि अलग करके जो है क्रिस्टलीकृत होने तक वाष्पित करने पर यहाँ पर जो KMnO4 है वो बैंगनी रंग का हो जाता है, यानी कि इसके जो है बैंगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो आप इसके बाद इसमें ये भी बताएंगे कि हाइड्रेटेड MnO2 जो है अवक्षेपित हो जाती है, और इसके अलावा जो है विलयन को अवक्षेपित हाइड्रेटेड MnO2 से पृथक करके क्रिस्टलीकृत होने तक वाष्पित करने पर जो है पोटेशियम परमैग्नेट के बैंगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें बताना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर इससे आप संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन 1 दिया गया है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, लेकिन पोटेशियम के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर K और यहाँ पर K2 और यहाँ पर केवल K2 दिया गया है। तो सबसे पहले तो इससे बराबर करने के लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये हो गए 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बराबर करने के लिए आप यहाँ पर इसमें गुणा कर दीजिए पहले तो 2 से, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 2 यहाँ पर 4। अभी भी यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 मिलके ये भी 6 हो जाएंगे। अब इसके अलावा कार्बन ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो कार्बन भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, 2 ये 3 ये हो गए, इसके अलावा 2 3 6 ये हो गए और 2 चौको 8 ये हो गए, तो 8 6 14 और 14 के अलावा यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे 17 ऑक्सीजन। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 चौक 12 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 दूनी 4, तो 12 4 16 और एक ये 17। इस प्रकार ये समीकरण जो है पूरा संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर पायरोलुसाइड अयस्क से जो है पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसके भौतिक गुण, तो इसमें याद रखिएगा कि यह जो है जल में विलेय है, यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट जो है जल में विलेय है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका जलीय विलयन जो है वो बैंगनी रंग का होता है, जो कि आपको बताया गया है। इसके अलावा पोटेशियम परमैग्नेट जो है गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी आपको बताया जा चुका है। तो अब ध्यान दीजिए रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण जो है इसमें ऑक्सीकारक गुण जो है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण समीकरण याद रखना है और उस समीकरण की सहायता से आप यहाँ पर जितने भी ऑक्सीकरण के समीकरण होंगे उन सभी को आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H2
O2, इससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका ऑक्सीकरण जो होगा वो होता है H2O में। याद रखिए यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण जो है किस में होता है, यहाँ पर H2O में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, H2O में। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर एक मेन समीकरण याद रखना है, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी कि KMnO4 प्लस इसकी क्रिया जब H2SO4 से होती है तो इसमें क्या क्या बनता है, ध्यान दीजिए, इसमें बनता है मैग्नीज सल्फेट यानी कि MnSO4 प्लस इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 और प्लस H2O इतना, और इसके अलावा जो है इसमें नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी कि जितने भी इसके ऑक्सीकरण समीकरण हैं उन सभी में आपको इस समीकरण की आवश्यकता होगी। तो पहले इसे हम लोग यहाँ पर संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम कितने दिए गए, K2, और यहाँ पर है K, तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार ये भी 2 हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, Mn इधर कितने हो गए, 2, और यहाँ पर Mn दिया गया है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो Mn भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर दिए गए हैं H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए SO4 एक दिया गया है, और अब यहाँ पर SO4 जो है 2 हो गए, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर SO4 2 और एक ये 3 SO4 इधर हो गए, और यहाँ पर एक दिया गया है, तो SO4 बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। अब हाइड्रोजन ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6 हो गए, तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 चौको 8 ऑक्सीजन ये हो गए। इसके अलावा ध्यान दीजिए 3 चौक 12 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 12 8 20 ऑक्सीजन इधर हैं। इधर ध्यान दीजिए 2 चौको 8 ऑक्सीजन और 4 ये 12 ऑक्सीजन और 3 ये 15 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन इधर कम है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 5 ऑक्सीजन जो है इसमें निकल जाएंगे। तो ये समीकरण आपको यहाँ पर तैयार रखना है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये बताया गया यहाँ पर जो H2O2 है इसका ऑक्सीकरण किस में होता है, H2O में। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर H2O2, तो यहाँ पर जो नवजात ऑक्सीजन है इससे यहाँ पर जब ये क्रिया करेगा तो नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करने पर इसमें जो है यहाँ पर H2O में ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके अलावा इसमें O2 जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये O2 जो है इससे अलग हो गया। इसके अलावा H2O, तो यहाँ पर जो H2O2 था इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर H2O में हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों समीकरणों को हम लोग कंबाइंड करके लिखें तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन कितने थे, 5, और यहाँ पर कितना है, 1, तो इन्हें बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसमें गुणा कर देंगे 5 से, यानी कि इसमें आपको गुणा करना है 5 से। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसे हम लोग यहाँ पर कंबाइंड करके लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है 2KMnO4 इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5H2O2 इतना हो जाएगा, प्लस इसके अलावा यहाँ पर दिया गया 3H2SO4। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 नवजात ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 5 नवजात ऑक्सीजन दिए गए, तो ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे जब इसका यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए इधर आ जाइए, तो इधर यहाँ पर दिया गया 2MnSO4 हो जाएगा। इसके अलावा प्लस K2SO4 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है 3H2O, और इसमें जब हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो 5H2 यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो 5 और 3 मिलके यहाँ पर हो जाएगा 8H2O। इस प्रकार से इतना आएगा, प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5O2। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समीकरण जो है प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण जो है वो H2 में हो जाता है। आपको यहाँ पर ये समीकरण जो है याद रखना है बस। तो इसमें आपको इन सभी के नाम याद रखना है, इससे याद रखिएगा। इससे पहले ही पता है आपको पोटेशियम परमैंगनेट, इससे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट, और ये यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, इसके अलावा H2O और ये O2। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, जैसे कि सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2, तो इसका ऑक्सीकरण जो है सोडियम नाइट्रेट में होता है, यानी कि NaNO3 में। तो यहाँ पर जो सोडियम नाइट्राइट है इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट में। तो इसके लिए आपको वही समीकरण जो अभी आपको बताया गया था, यानी कि
MnO4 प्लस इसकी क्रिया किससे कराई गई थी, H2SO4 से, तो इसमें बना था मैग्नीज सल्फेट यानी कि MnSO4। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, इसके अलावा H2O, और इसमें नवजात ऑक्सीजन निकले थे। इस प्रकार से इसे संतुलित किया गया था। तो यहाँ पर 2, 3, इसके अलावा यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, ये समीकरण आपको भी बताया गया था। तो इसी का हम लोग यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डाल दीजिए, इसमें है सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 इतना होगा। यहाँ पर ये जो है नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो जब इससे क्रिया करेगा तो इसमें बनेगा सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 हो जाएगा, NO3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी इससे आपको कंबाइंड करके उसी प्रकार से लिखना है जैसे अभी आप बताया गया था। यहाँ पर भी इसमें हम लोग गुणा करेंगे पहले 5 से। 5 से गुणा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर ये नवजात ऑक्सीजन भी 5 हो जाए और इससे ये कैंसिल हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 2KMnO4, इसके बाद प्लस यहाँ पर डाल दीजिए, इसमें लिखेंगे NaNO2, यहाँ पर NaNO2, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा, 5 इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3H2SO4 इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे 2MnSO4, इसके अलावा प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा K2SO4, इसके बाद प्लस इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5NaNO3 इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 3H2O इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इतना आएगा। अब इसमें याद रखिएगा, ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, याद रखिएगा ये यहाँ पर दिया गया है सोडियम नाइट्राइट। तो इसका ऑक्सीकरण जो हुआ है वो सोडियम नाइट्रेट में हुआ है, इससे यहाँ पर बोला जाएगा सोडियम नाइट्रेट इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा, इसमें यहाँ पर हम लोग SO2 का ऑक्सीकरण जो है H2SO4 में करेंगे, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा यहाँ पर SO2 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, H2SO4 में हो जाता है। तो इसके लिए पहले आपको बेसिक समीकरण वही लिखना है जो आपको बताया गया था, यानी कि 2KMnO4, इसके अलावा 3H2SO4 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर बनता है 2MnSO4, इसके अलावा K2SO4 प्लस 3H2O, इसके अलावा इसमें 5 नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं, इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, SO2 का ऑक्सीकरण जो है H2SO4 में होगा, तो यहाँ पर जो SO2 है इसकी क्रिया यहाँ पर H2O और इसके अलावा ध्यान दीजिए जो नवजात ऑक्सीजन है इससे कराएंगे। तो यहाँ पर ये जो है H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी इसमें आपको गुणा करना है 5 से, ताकि यहाँ पर ये नवजात ऑक्सीजन जो है इससे कैंसिल हो जाए। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे 2KMnO4 इतना हो जाएगा, प्लस इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5SO2, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये H2O, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 5H2O, 5 से ये वाले 3 यहाँ पर निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2H2O इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार यहाँ पर अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 5H2SO4, 5 से ये वाले 3 निकल जाएंगे तो यहाँ पर फिर बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2MnSO4 इतना हो जाएगा, प्लस इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसमें लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5H2SO4 और 5 में से अगर ये वाले 3 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2H2SO4 इतना हो जाएगा और प्लस यहाँ पर बच जाएगा K2SO4 इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पता ही है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीज सल्फेट, और ये है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार यहाँ पर SO2 जो है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए चौथा इसमें H2S का जो है S में ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर
सल्फर में हो जाएगा। इसके लिए आपको वही बेसिक समीकरण पहले तो याद रखना है, यानी कि 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, इससे यहाँ पर बनता है 2MnSO4 प्लस K2SO4, इतना हो जाएगा। और इसके बाद प्लस 3H2O, और इसके अलावा जो है इसमें 5 नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H2S है, इसका ऑक्सीकरण किस में होगा, S में। तो यहाँ पर H2S ये क्रिया करेगा इस नवजात ऑक्सीजन से। तो जब इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पर ये S अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस H2O। तो इससे हम लोग यहाँ पर कंबाइन करेंगे। तो इसे कंबाइन करने के लिए यहाँ पर पहले 5 से गुणा करेंगे ताकि ये ऑक्सीकरण यहाँ पर, ताकि ये नवजात ऑक्सीजन जो है इससे कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस, इसमें ध्यान दीजिए 5 से यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, और जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5H2S, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 2MnSO4 प्लस K2SO4, इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5S, और प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 5H2O। 5 से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने दिए गए, 3, 5 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 8H2O। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिएगा इससे बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण जो होगा ये सल्फर में हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इस प्रकार सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में, यानी कि एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है, तो पहले तो आप याद रखिएगा कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ उपकोष में प्रवेश करता है, याद रखिएगा ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आपको पहले ही बताया गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी ध्यान दीजिए इस प्रकार से होती है, इसके बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। आप इसके लिए आप पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बताया जा चुका है आपको पहले ही। तो ये यहाँ पर हो जाएगी दीर्घाकार आवर्त सारणी। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ये आवर्त इस प्रकार से, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका चौथा आवर्त, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां आवर्त हो गया। तो आपको ध्यान देना है, जब आपको डी ब्लॉक के तत्व पढ़ाया जा रहा था तो इसमें आवर्त नंबर 6 में यहाँ पर आपको जो पहला तत्व बताया गया था यानी कि लैंथेनम बताया गया था। इसके अलावा 7वें आवर्त में आपको यहाँ पर जो तत्व बताया गया था वो बताया गया था यहाँ पर एक्टिनियम यानी कि AC, इनके बारे में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है लैंथेनम का, इसका एटॉमिक नंबर आपको बताया गया था 57 होता है। और इसके अलावा जो एक्टिनियम है इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो था वो 89 होता है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 57 के बाद, याद रखिएगा 57 के बाद जो है 58 से लेकर, याद रखिएगा 58 से 71 तक के जो भी तत्व हैं उनको यहाँ पर अलग, ध्यान दीजिए उन तत्वों को यहाँ पर जो है अलग रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इसी श्रेणी में नीचे बनी है, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए 58 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें यहाँ पर 58 और लास्ट जो तत्व है 71, 58 यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर सीरियम, और लास्ट में यहाँ पर ल्यूटीशियम। इस प्रकार यानी कि सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक यहाँ पर टोटल जो है इसमें 14 तत्व रखे गए हैं। लैंथेनम के बाद जो है 58 से लेके 71 तक के जो भी तत्व हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, याद रखिएगा इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। इसके अलावा इस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड, याद रखिएगा इस श्रेणी को बोला जाता है लैंथेनाइड श्रेणी। इसके बाद जो यहाँ पर ध्यान दीजिए 7वें आवर्त में दिया गया है यानी कि एक्टिनियम, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 89, और 89 के बाद 90 से लेकर के 103 तक के जो भी तत्व हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार से यानी कि
90 से लेकर के यहाँ पर 103 तक के जो भी तत्व हैं वो यहाँ पर अलग रखे गए हैं। इसमें भी यहाँ पर याद रखिएगा 103 तक के तत्व रखे गए हैं। इसमें भी टोटल कितने तत्व हैं आपके? 14। तो यहाँ पर 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं इन्हें भी हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इन्हें भी अलग रखा गया है और इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। याद रखिएगा, इन्हें बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक हो गई लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी हो गई एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड में जो है यहाँ पर सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक रखा गया है इसमें, और इसमें जो एटॉमिक नंबर है 58 से लेके 71 तक के तत्वों को रखा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को यहाँ पर रखा गया है एफ ब्लॉक में। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये तत्व हैं यानी कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, याद रखिएगा, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके लिए आप ध्यान दीजिए N-2 F 0 से लेकर 14, यानी कि F उपकोष में जो है 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद N-1 D 0 से 1, यानी कि इसमें 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसके अलावा जो है NH2, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए N-2 N-1 और N लिखा गया, तो N का मतलब अब ध्यान दीजिए, N के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आवर्त कौन सा प्रयोग हुआ था? 6वां आवर्त। तो N की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर 6 रख दें तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे तो 6 - 2 करेंगे, तो 6 - 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 4F, यानी कि 0 से लेकर 14 तक। इसके बाद यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 से 1 घटाएंगे तो 5D 0 से 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6H2, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया है अब आपका यहाँ पर 4F 0 से 14 तक, इसके अलावा 5D 0 से 1 तक, इसके अलावा 6H2। तो ये यहाँ पर जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा भी आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि आप लोग इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर टोटल तत्व कितने हैं? 14 तत्व हैं, यानी कि जो लैंथेनाइड श्रेणी है इसमें पहले आप इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें जो है सीरियम से लेकर जो है ल्यूटीशियम तक 14 तत्व टोटल होते हैं। और ये जितने भी तत्व हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी तत्व हैं ये सभी तत्व जो है अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इन तत्वों को जो है हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं इन्हें हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो तत्व है ये मुक्त अवस्था में ना होकर अयस्क रूप में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये तत्व जो है मुक्त रूप में ना होकर अयस्क रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी लैंथेनाइड तत्व हैं ये सभी जो है चांदी की भांति चमकने वाले जो है मृदु धातुएं होती हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यहाँ पर बता ही दिया गया है। इसके अलावा इनकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में याद रखिएगा, ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण संख्या। तो जो लैंथेनाइड श्रेणी है इसकी अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। याद रखिएगा, लैंथेनाइड श्रेणी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? +3 होती है। लेकिन यहाँ पर आप बताएंगे कि जो +2 और इसके अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो विलयन तथा ठोस यौगिकों में जो है उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको सीरियम बताया गया है यानी कि Ce, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +4 होती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के कारण स्थायी है। ये याद रखिएगा यहाँ पर कि उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के कारण जो है स्थायी है, परंतु यह जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल ऑक्सीकरण के कारण ये पुनः जो है यहाँ पर +3 अवस्था में आ जाता है। याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो है +3 अवस्था में वापस आ जाता है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि अंतः संक्रमण तत्वों के बारे में लिखा गया है कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के एफ कक्षकों में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियों यानी कि 4F तथा 5F श्रेणी में क्रमशः जो है 14 तत्व उपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों श्रेणियों यानी कि लैंथेनाइड इसके अलावा एक्टिनाइड। याद रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर लैंथेनाइड और इसका मतलब यहाँ पर एक्टिनाइड, इन दोनों श्रेणियों में जो है 14 तत्व उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लैंथेनाइड। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो लैंथेनाइड श्रेणी है इसमें सीरियम से ल्यूटीशियम तक 14 तत्व होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं।
प्रकृति में इन्हें जो है दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मुक्त अवस्था में ना होकर अयस्क के रूप में यानी कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और सभी लैंथेनाइट जो है चांदी की भांति चमकने वाली मृदु धातुएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है n-2 F 0 से लेके 14 तक। इसके अलावा n-1 D में 0 से 1 तक। इसके अलावा NH2 जो है होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें सीरियम, तो अगर इसके हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58। और यहाँ पर अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो लास्ट में आएगा 4F1, इसके बाद 5D1 और इसके बाद होगा 6H2। ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको पहले ही बता दिया गया है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग GD लेते हैं और इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 64। अगर इसका यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F7, इसके अलावा 5D1 और 6S2। इस प्रकार से इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग टर्बियम लें यानी कि TB से बोलते हैं टर्बियम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 65 होता है इसका। अगर इसका आप करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F9, इसके बाद होता है 5D0 और इसके बाद हो जाएगा 6H2। इस प्रकार से इतना होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर ल्यूटीशियम यानी कि Lu, इसका ध्यान दीजिए एटॉमिक नंबर होता है 71। इसका अगर आप यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसमें लास्ट में आएगा 4F14, इसके बाद 5D1 6H2। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके करेंगे। तो इसमें आप यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ध्यान दीजिए सभी में यहाँ पर 4 आ रहा है क्योंकि लैंथेनाइट श्रेणी है। अभी आपको इसके बारे में बताया गया था 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर सब में 6 आएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि F में जो है 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वही यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 14। यहाँ पर D में ध्यान दीजिए 0 से 1 यानी कि 0 हो गए इलेक्ट्रॉन या फिर 1 होंगे। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 या फिर 0। इसके अलावा S में 2 होंगे तो यहाँ पर सभी में जो है 2 दिए गए। तो इस प्रकार से जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें लिखा गया है कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कितनी होती है +3 होती है, परंतु +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है विलयन तथा ठोस यौगिकों में उपस्थित होती हैं। इसके अलावा सीरियम यानी कि Ce की जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के कारण जो है स्थायी है, परंतु यह जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है और पुनः जो है +3 अवस्था में आ जाता है। यही आपको इसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा आप याद रखिएगा इसमें जो है Pr, इसके अलावा Nd और इसके अलावा टर्बियम यानी कि Tb और Dy, इन सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो याद रखिएगा +4 होती है। इन सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है +4 होती है। इसके अलावा आप याद रखिएगा इसमें जो Eu होता है यानी कि Eu2+ जो आयन होता है ये यहाँ पर एक प्रबल अपचायक होता है। ये भी याद रखिएगा ये जो होता है ये एक प्रबल अपचायक है। ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक क्रियाशीलता। तो इसमें बताएंगे आप कि लैंथेनाइट तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो एल्यूमिनियम के समान होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो लैंथेनाइट के तत्व हैं इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो एल्यूमिनियम के समान होती है, क्योंकि इन तत्वों का उच्च ऋणात्मक E0 मान जो है यह प्रदर्शित करता है कि ये जो है शीघ्रता से अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कि ये जो है शीघ्रता से जो है तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अर्थात ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं Ln, तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी कि 3e- तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ पर Ln 3+ आयन बनाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया है कि La से लेकर Lu की ओर जाने पर जो है अपचायक प्रवृत्ति कम होती है। यानी कि जब हम लोग La से
एल यू की ओर, एल यू का मतलब आपको बता दिया गया यहाँ पर ल्यूटीशियम। जब लैंथेनम से यहाँ पर हम लोग एल यू, यहाँ पर एल ए का मतलब है लैंथेनम, तो जब लैंथेनम से हम लोग ल्यूटीशियम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अपचायक प्रवृत्ति है ये यहाँ पर कम हो जाती है। याद रखिएगा, अपचायक प्रवृत्ति जो है ये कम होती जाती है, क्योंकि ई नॉट के जो ऋणात्मक मान है इसमें कमी होती है। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग लैंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाते हैं तो इनकी अपचायक प्रवृत्ति जो है वो कम होती जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए लैंथेनाइड संकुचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो एल ए यानी कि जो लैंथेनम है, इसके बाद जो एल यू है यानी कि ल्यूटीशियम तथा परमाणविक, इसके अलावा तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण लैंथेनम से ल्यूटीशियम तथा परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में जो है कमी आती है। यह लक्षण जो है लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आ रही है यही लक्षण क्या कहलाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम यानी कि एल यू, याद रखिएगा लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जो है परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इनकी परमाणविक त्रिज्या, इसके अलावा आयनिक त्रिज्या जो है ये कम होती जाती है। यही लक्षण जो है लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। और यह संकुचन जो है एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ये भी याद रखिए, जो संकुचन होता है वो एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। तो ये भी आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो सह संयोजक लक्षण है इसमें वृद्धि होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें सह संयोजक लक्षणों में वृद्धि, जो सह संयोजक लक्षण है इसमें जो है यहाँ पर वृद्धि होती है। तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पर कि जो एल ए है यानी कि लैंथेनम है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 3+ आयन इस प्रकार से, और इसके अलावा जो एल यू है यानी कि ल्यूटीशियम ये भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एल यू 3+ आयन। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि एल ए 3+ से लेकर जो है एल यू 3+ तक आकार जो है कम होने के कारण सह संयोजक लक्षण जो है बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इससे लेकर यहाँ तक जो है आकार कम होने के कारण, याद रखिएगा आकार जो है कम होने के कारण सह संयोजक लक्षण जो है वो बढ़ते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो सह संयोजक लक्षण है इनमें यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद एक्टिनाइड के बारे में, यानी कि एक्टिनाइड क्या होते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा यहाँ पर कि एक्टिनाइडों में जो है थोरियम से लेकर जो है लोरेंशियम, याद रखिएगा थोरियम से लेके लोरेंशियम तक जो है टोटल 14 तत्व होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 90। इसके अलावा लॉरेंशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 103 होता है। यानी कि 90 से लेकर 103 तक जो एटॉमिक नंबर वाले तत्व हैं वो सभी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। एक्टिनाइड जो है रेडियो सक्रिय होते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो एक्टिनाइड होते हैं ये रेडियो सक्रिय होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दीजिए इनके जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यहाँ पर इतना होता है, यानी कि 5f, एफ में 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अलावा डी में जो है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं कि 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा एच में यहाँ पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए थोरियम जो है ये अपवाद को दर्शाएगा इसमें, ये आप लोग याद रखेगा। तो वही बताया गया कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यानी कि 5f 0 से लेकर 14 तक, इसके अलावा 6d 0 से 1 और 7s2 थोरियम अपवाद द्वारा दर्शाते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में जो है अनियमितताएं हैं, यानी कि 5f उपकोष में जो है उपस्थित f0 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा f7 इलेक्ट्रॉन तथा f14 इलेक्ट्रॉन विन्यासों के स्थायित्व से संबंधित है। अगर यहाँ पर इसमें जो भी तत्व उपस्थित होते हैं, अगर हम लोग वहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे कि थोरियम मान लीजिए TH, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90। तो अगर इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा छोड़ करके केवल इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान दीजिए। इसका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसमें होगा 6d2, इसके अलावा 7s2। तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर थोरियम के।
इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर आप यूरेनियम का प्रयोग करें तो यूरेनियम का होता है 92। इसके अगर बाह्य कोश का प्रयोग करेंगे तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 5f3। इसके अलावा होता है 6d1 और 7s2, यहाँ पर इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूरेनियम के अलावा अगर यहाँ पर हम लोग लॉरेंशियम की बात करें यानी कि Lr, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको बताया गया है 103 होता है। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो याद रखिएगा, ये होता है 5f14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा 6d1 7s2, इस प्रकार से, यानी कि f में जो है 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अलावा h में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से आप जो इसके अन्य तत्व हैं उनका भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं Np, इसका मतलब होता है नेपट्यूनियम, और इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 93 यानी कि 93। तो अगर यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5f4, इसके अलावा 6d1 और 7s2, इतना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पर जो f कोश होता है इसमें 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा जो d होता है इसमें 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा जो यश होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा f में याद रखिएगा, यहाँ पर ये 5वां, ये यहाँ पर 6वां और यहाँ पर ये 7वां। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसके बारे में ध्यान दीजिए। आप बताएंगे कि एक्टिनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण संख्या परास जो है वो अधिक होती है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या परास जो है ये हमेशा इसमें अधिक होती है। इसके अलावा आंशिक रूप से 5f 6d तथा 7s की ऊर्जाएं जो है वो समतुल्य होती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि 5f 6d इसके अलावा 7s की जो ऊर्जाएं हैं वो हमेशा समतुल्य यानी कि समान होती हैं। एक्टिनाइड सामान्यता जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और श्रेणी के प्रारंभिक जो अर्धभाग वाले तत्व हैं सामान्यता उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो थोरियम है यानी कि TH, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये +4 होती है। याद रखिएगा, थोरियम जो है इसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था जो है कितनी होती है, +4। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए PA का मतलब होता है प्रोटैक्टिनियम। याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटैक्टिनियम। यहाँ पर इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम लोग यूरेनियम की, इसके अलावा यूरेनियम, इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं Np, इसे हम लोग बोलते हैं नेपट्यूनियम। तो इसमें जो है प्रोटैक्टेनियम, इसके अलावा यूरेनियम और नेपट्यूनियम में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +5 +6 तथा +7 तक पहुंच जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि प्रोटैक्टेनियम, इसके अलावा यूरेनियम और यहाँ पर नेपट्यूनियम में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +5 +6 इसके अलावा +7 तक जो है पहुंच जाती है। परंतु बाद वाले तत्वों में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो घटती है। इसके बाद के जो भी तत्व होंगे उनमें ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो घटेगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए गुणधर्म यानी कि एक्टिनाइड तत्वों के गुणधर्म ध्यान दीजिए। सभी एक्टिनाइड जो है प्रबल अपचायक होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी एक्टिनाइड होते हैं वो सभी जो है प्रबल अपचायक होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक्टिनाइडों में लैंथेनाइडों की अपेक्षा जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो एक्टिनाइड होते हैं उनमें जो है लैंथेनाइड की अपेक्षा जो है जटिल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक्टिनाइड भी जो है लैंथेनाइड की भांति ऑक्सीजन, इसके अलावा हैलोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर से क्रिया कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो एक्टिनाइड है वो भी लैंथेनाइड की भांति जो है ऑक्सीजन, हैलोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर से जो है क्रिया कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।